राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बमनौली गढ़वाल बलिया। चूँकि मैं आप लोगों को बीएड स्पेशल एजुकेशन का HI, VI और IDD ये तीनों कोर्स में जो पेपर नंबर 4 है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ और उसी विषय में चर्चा करता हूँ। तो आज के क्लास में हम पेपर नंबर 4 में चर्चा करेंगे वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। ये वंशानुक्रम क्या है और पर्यावरण क्या है और बालक के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं सब चीज़ों के विषय में आज जानेंगे। और सबसे अंत में थोड़ा ध्यान से क्लास में ध्यान से बातों को सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसके अंत में हम लोग कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो है हमने संयोजित किया है उसको भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और जो मैं बता रहा हूं इसी में से वो प्रश्न है, उसका उत्तर इसी में छुपा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले आते हैं हम वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। तो मनोविज्ञान में वंशानुक्रम एवं वातावरण को विशेष रूप से परिलक्षित किया गया है। इस विषय में मनोवैज्ञानिकों में, शिक्षाविदों में कुछ मतभेद भी था। कई मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को प्रधान तत्व स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो है वातावरण को प्रधान तत्व मानते हैं, तथा कुछ विद्वान वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों को प्रधान तत्व मानते हैं और इनको समान रूप से मान्यता देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वंशानुक्रम ये क्या है। जैसे वंशानुक्रम सामान्यतः यह धारणा है कि वंशानुक्रम से तात्पर्य समान से समान तथा जैसा से तैसा, यथावत से यथावत है। एक कहावत प्रसिद्ध है कि जिसके माता पिता जैसा उसका लड़का वैसा। दूसरी कहावत यह है कि जिसका जैसा घर द्वार वैसा उसका फरका। फरका का मतलब जो है पड़ोसी, ठीक है। तो वंशानुक्रम में यह प्रभाव जो है, जैसे हमारे माता पिता के साथ दादा दादी, चाचा चाची, फूआ फूफा, नाना नानी और यहां तक कि पड़ोस, आस पड़ोस, इसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। जैसे वातावरण, तो वातावरण का मुख्य रूप से पड़ोस का वातावरण पर भी असर पड़ता है। विद्वान माता पिता के संतान, कभी कभी जो है ये जो बातें बताए हैं हमने कि जैसा जिसका माता पिता वैसा उसकी संतान, लेकिन कुछ जगहों पर यह गलत भी सिद्ध होता है। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि किसी का माता पिता जो है अत्यंत विद्वान है, लेकिन उसका लड़का जो है यानी उसकी संतान जो है वो मूर्ख, लंपट, छल कपट, मायावी होते हैं। और मूर्ख के संतान कभी कभी योग्य भी होते हैं, लेकिन ये अपवाद है। कुछ जगहों पर ऐसा मिलता है, लेकिन अधिकांशतः जगहों पर वंशानुक्रम ही स्वीकार्य है। तो वंशानुक्रम के विषय में वुडवर्थ ने बताया कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी। यह जन्म के समय नहीं, वरन गर्भाधान के समय, अर्थात जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में पैदा होती है, मानी वंशानुक्रम की स्थिति। पंडित श्रीदत्त त्रिपाठी ने बताया कि सामान्यतः बच्चे की आनुवांशिकता का निर्धारण उसके माता पिता द्वारा होता है, और यह निर्धारण उसी समय हो जाता है जिस समय माता के डिंब को पिता का शुक्राणु जो है
संश्लेषित कर देते हैं। तो ये दो विद्वानों को जो है वंशानुक्रम के विषय में बताए। अब वंशानुक्रम की यंत्र रचना, तो वंशानुक्रम की यंत्र संरचना को मनोवैज्ञानिक जो है बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। डॉक्टर रामपाल जी वर्मा एवं प्रोफेसर राधा बल्लभ उपाध्याय ने बताया है कि व्यक्ति के शारीरिक यंत्र की संरचना में पर्याप्त जटिलता पाई जाती है। शरीर संरचना कोषों के द्वारा होता है, कोष का मतलब सेल्स, और रचना का प्रारंभिक क्रम गर्भावस्था में भ्रूण निर्माण से होता है। भ्रूण निर्माण मात्र एक कोष से माना जाता है और इसे संयुक्त कोष कहा जाता है, जिसको जीव विज्ञान की भाषा में इसी संयुक्त कोष को जाइगोट का भी नाम दिया जाता है। संयुक्त कोष की संरचना दो उत्पादक कोष, तो दो उत्पादक कोष कौन से है? एक तो है पिता के शुक्र कोष और माता के अंडकोष, इसके संयोग से मानी जाती है। इस प्रकार से संयुक्त कोष एवं उत्पादक कोष, इसमें जो है ये जैसे 2 और 4 का अनुपात होता है। जैसे संयुक्त कोष 2 है तो उत्पादक कोष 4 होगा। अगर संयुक्त कोष 8 है तो उत्पादक कोष 16 होगा। संयुक्त कोष 4 है तो उत्पादक कोष 8 होगा, यानी सीधा दुगुना रहता है। जीव शास्त्रीय परीक्षण से यह सिद्ध हो गया है कि शुक्र एवं अंड में 23-23 का गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इन गुणसूत्रों को 24-24 भी मानते हैं। इस प्रकार 23 या 24 गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं तथा प्रत्येक गुणसूत्र के कुछ अन्य तत्व या पदार्थ होते हैं जिन्हें पित्रैक कहा जाता है। पित्रैक का मतलब ये कहा जाता है, जैसे आप जीव विज्ञान की भाषा में लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो जिन्स है वैसा प्रयोग कर रहा है। पित्रैक वही है, यानी वंशानुक्रम है, वही जिन्स है। यानी जैसा वंशानुक्रम जैसा जिन्स आएगा उस तरह का व्यवहार होगा। उसको हिंदी में आपको पित्रैक शब्द नाम दिया गया है। प्रत्येक गुण सूत्र में पित्रैक की संख्या 40 से 100 तक मानी जाती है और इनकी अवस्था एक रेखीय आकार में होती है। कभी कभी देखिए यही पित्रैक गुण जो है प्रत्येक व्यक्ति में 40 से 100 संख्या में होता है, तो आदमी कहता है कि ये संतान किसकी है, इसकी डीएनए टेस्ट करा लो। तो डीएनए टेस्ट से ये इन्हीं गुणों से वो पकड़ा जाता है कि आपका है कि किसका है, उसका क्या गुण मिल रहा है। तो ये पित्रैक विशेष गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते जाते हैं और पित्रैक बालकों के प्रमुख गुणों का निर्धारण करते हैं। और पित्रैक के संयोग से जो परिणाम प्राप्त होता है उसे आनुवांशिकता कहा जाता है। जैसे अंड और शुक्र के समागम से निषेचन क्रिया संपन्न होती है। 23-23 वंशसूत्र प्रत्येक अंड और शुक्र में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक वंश सूत्र में छोटे छोटे बहुत से पित्रैक होते हैं, ये ही विभिन्न गुणों के वाहक होते हैं। अब जो है वंशानुक्रम का नियम, लॉ ऑफ हेरिडिटी, तो वंशानुक्रम के नियम के संदर्भ में विविधता के साथ स्पष्ट किया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक नियमों का प्रतिपादन किया है। जैसे पहला है बीज कोषों का निरंतरता का नियम। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट किया गया है कि बीज कोष कभी नष्ट नहीं होते, उनमें निरंतरता सदा भी बनी रहती है। ये माता पिता से क्रमशः प्राप्त होते रहते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलते रहते हैं। इस संदर्भ में एक तथ्य विचारणीय है, माता पिता के उत्तरदायित्व विहीन कर दिया गया है। यह तो यही हुआ कि एक धरोहर को दूसरे के पास रख दिया गया है
और यही क्रम आगे की संरचना क्रम में चलता रहता है। जैसे एक बहू अपने बेटे के बहू आने पर घर का उत्तरदायित्व सौंप देती है। यानी जैसे आपके माता पिता हैं, तो आपके माता पिता जब आपकी शादी हो जाती है, आपकी पत्नी आ जाएंगे, तो वह माता पिता जो है अपने घर का संपूर्ण कार्यभार आपको सौंप देते हैं और सौंप करके वह पूरा उत्तरदायित्व आपको दे देते हैं और वह अपने मुक्त हो जाते हैं। ठीक यही काम आने वाले समय में जब आपकी संतानें होती हैं और फिर उसकी शादी होगी, तो यही कार्य आप भी करते हो और सारे लोग ये करते हैं। यानी उत्तरदायित्व तो क्या होता रहता है, हस्तांतरित होता रहता है और यही क्रम आगे के क्रम में चलता रहता है। तो यही निरंतरता का नियम है। समानता का नियम जो है, डॉक्टर ज्योतिषा मोहन माता पिता के यथार्थ प्रति संतान होती है। शारीरिक मानसिक व्यवहार के दृष्टि से स्वस्थ बुद्धिमान व्यवहारशील माता पिता के संतान उनके समान ही होती है। यानी अगर आपके माता पिता स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट हैं, तो आप भी उस तरह के होंगे। या आप जिस तरह से हैं, कोई दुबला पतला है, कोई मोटा तगड़ा है, तो जो मोटा तगड़ा है उसकी संतान मोटी तगड़ी होगी, जो दुबला पतला है तो उसकी संतान दुबली पतली होगी। यानी यह क्या है, समानता का यही नियम है। यानी जैसे आपके माता पिता हैं उस तरह की संतान। अगला है विभिन्नता का नियम। डॉक्टर सविता शर्मा समानता के नियम के यथार्थ नहीं पाया जाता है, सभी समान नहीं होते, उसमें भिन्नता का नियम यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक जीव या बालक रूप बुद्धि व्यवहार प्रतिभा आकृति में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी जो एक दूसरे से भिन्नता आ गई तो वहां भिन्नता का नियम लागू होता है, और एक समान है तो वहां समानता का नियम लागू होता है। उसके बाद से है प्रत्यागमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में सर्वथा विपरीत गुण पाए जाते हैं और यह पाया जाता है कि तीव्र बुद्धिमान प्रतिभाशाली व्यवहार गुण संपन्न माता पिता की संतानें जो है सर्वथा विपरीत होती है। यानी जो कि मैंने पहले भी बता दिया आपको कि कभी कभी ये प्रत्यागमन का सिद्धांत तब लागू होता है जैसे माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं, प्रतिभाशाली हैं, हिष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, और उनकी संतानें जो है छल कपटी लंपट या शारीरिक रूप से दुर्बल या रोग से ग्रसित ये हो जाए, तो यह प्रत्यागमन का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। तो इस प्रत्यागमन के प्रमुख कारण क्या है? माता के वंश सूत्रों का मिश्रण अपेक्षा के अनुसार नहीं हो पाता, और यदि मिश्रण प्रतिकूल हुआ तो परिणाम प्रभाव देते हैं। पूर्वजों के वंश सूत्र अधिक प्रभावशाली होते हैं। तीसरी बात आती है कि प्रत्येक मानव में दो प्रकार के वंशसूत्र पाए जाते हैं। पहला है जागृत और दूसरा सुप्त वंशसूत्र। तो अनेक बार पूर्वजों के जागृत या सुप्त गुण प्रकट हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बालक जो है उन्हीं के अनुसार हो जाता है। अब जो है अगली बात आती है कि ये वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम के विषय में लैमार्क ने बताया कि प्रारंभिक अवस्था में जिराफ की गर्दन छोटी थी और कालांतर में वह बड़ी हो गई। जैसे जिराफ के विषय में लैमार्क ने बताया कि सबसे पहले इसकी गर्दन छोटी थी लेकिन बाद में बड़ी हो गई। इसका रीजन क्या रहा कि जैसे गर्दन छोटी थी, वो जंगलों में रहता था, पत्तियां ऊंचाई पर होती थी, तो ऐसे पूरी गर्दन उठा करके उस पत्तियों को खाने का प्रयास करता था, जिसके वजह से उसकी गर्दन कुछ बड़ी होती गई। और फिर एक दूसरे से निषेचन के पश्चात जो संतान उत्पत्ति होती गई, तो उसमें
लंबी गर्दन वाली संतान उत्पन्न होने लगे और कुछ समय के पश्चात जो है यह बड़ी गर्दन वाले ये जिराफ उत्पन्न हो गए। इसमें पॉलो मैकडुअल ने चूहों पर तथा हरिसन ने पतंगों पर प्रयोग किया और इनमें हरिसन का प्रयोग जो है सबसे प्रभावशाली प्रतीत हुआ और उन्होंने जैसे पतंग, कीड़े मकोड़े जो पतंग होते हैं, तो इनको लिया और दो भागों में विभक्त किया। एक वर्ग समूह को स्वच्छ मैदान में पाला और दूसरे समूह को कारखाने में पाला। तो वहां पर पाया कि कारखाने के पतंगों की संतानें जो है अर्जित गुणों के कारण काली कलौटी हो गई और जबकि जो बाहर मैदान में पतंग थे वो मानव अर्जित गुणों का प्रभाव था, जिसके वजह से वो क्या हो गए, अच्छा हो गए। दूसरी चीज जो है, संस्कृत साहित्य में एक घटना, संस्कृत विषय में एक घटना वर्णित भी है। मैं आपको दो उदाहरण यहां स्पष्ट कर देता हूं। पहली बात कि जैसे सुक, सुक का मतलब तोता, तोता जो है इसको पकड़ने के लिए एक आश्रम में रहने वाला व्यक्ति पकड़ा और एक शिकारी पकड़ लिया। सुक, तोते को सारे लोग अपने घर रखते हैं, पिंजड़े में बंद करके रखते हैं और सुंदर लगता है तो उसको पालते हैं। तो ये एक ही माता पिता का ये दोनों संतान थी। एक संतान को आश्रम में साधु बाबा ले गए और दूसरे संतान को एक शिकारी अपने घर ले गया। अब देखिए रहन सहन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। साधु बाबा आश्रम में जो है हमेशा जो भी आता था उसको कहते थे स्वागतम स्वागतम, राम राम जी, राम राम। तो यह बात तोता सुन करके जो ही कोई वहां पर आता था तो वह तोता जो है कहता था स्वागतम स्वागतम, राम राम। यानी वह आश्रम के परिवेश के प्रभाव से वह सुख तोता जो है राम राम और स्वागतम स्वागतम करता था। दूसरा तोता जो था वो शिकारी के पास था। शिकारी हमेशा कहता था पकड़ो मारो काटो, पकड़ो मारो काटो, ये करता था। तो जब ही उस तोते के पास लोग जाते थे तो वह तोता वही बोलता था कि पकड़ो मारो काटो, पकड़ो मारो काटो। यानी परिवेश का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जिस परिवेश में रहते हो उस तरह की स्थिति बन जाती है। दूसरा उदाहरण मैं एक बता रहा हूं कि एक शेरनी ने बच्चे का जन्म दिया और संजोग से उसकी मृत्यु हो गई, बच्चे की मां की। और चूंकि छोटा बच्चा शेर का था, उसी जंगल में था और वहां पर बकरी चराने वाले लोग गए थे जो बकरियों को वहां चराते हैं। तो बकरियों को चरा रहे थे तो वहीं पास में जो है वो शेरनी मरी हुई पड़ी थी और उसका बच्चा वहीं बैठा। अब जो बकरी चराने वाला था तो उस शेर के बच्चे को उठा लाया और शेर के बच्चे को उठा लाया तो उठाने के बाद अपने घर लाया तो बकरियों का दूध पिया। धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद जैसे जैसे बकरियों की गतिविधि होती थी वह भी वैसा ही गतिविधि करने लगा। यानी कहीं शेर दहाड़ता था तो जब शेर दहाड़ता था तो बकरी भगती थी तो वह भी उसी के साथ भगने लगता था। यानी शेर की संतान होने के बाद भी चूंकि उसको उस परिवेश में बकरियों को झुंड में रखा गया जिसके वजह से बकरियों का गुण उसके अंदर समाहित हो गया और उस तरह का वह व्यवहार करने लगा। उसके पश्चात मेंडल ने जो है ये इस पर जो है प्रकृति संतुलित व्यवस्था को महत्व देती है और इन्होंने मटर और चूहों पर प्रयोग किया और इन्होंने ये क्या किया कि मेंडल ने जो है बड़ी मटर और छोटी मटर दोनों को लेकर के उसको बोया। उसको बोने के पश्चात बड़ी मटर और छोटी मटर ये दोनों मटर से को बोने के बाद उनको वर्णशंकर प्रजाति मिली
और जब इस वर्ण संकर प्रजाति को बोया गया तो उसमें जो है शुद्ध बड़ी मटर, बड़ी वर्ण संकर मटर और शुद्ध छोटी मटर, यानी शुद्ध बड़ी मटर 25% और शुद्ध छोटी मटर 25% और बाकी बड़ी संकर मटर जो है 50% मिली। और जब इसी फिर बड़ी संकर मटर वर्ण संकर मटर को बोया गया तो फिर वही स्थिति रही। उसके पश्चात जो है इन्होंने चूहों पर भी प्रयोग किया। अब उसके पश्चात जो है आते हैं हम वंशानुक्रम का प्रभाव। तो मनोविज्ञान के अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हो रहा है कि बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव सुनिश्चित रूप से पड़ता है। बालक पर सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव भी होता है और इस संदर्भ में इसको स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। मनोवैज्ञानिकों की यह विचारधारा है कि शारीरिक लक्षणों का स्वरूप निर्धारण वंशानुक्रम के माध्यम से ही संभव है। जैसे माता पिता का कद, नाक नक्शा, आकृति विशेष, बालों का रंग, अंग प्रत्यंगों की बनावट में भिन्नता एवं समानता दोनों के रूप में पाया जाता है। दूसरा है बुद्धि का प्रभाव। मनोवैज्ञानिकों की यह धारणा है कि बुद्धि जो है वंशानुक्रम के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है और इस संदर्भ में कुछ परिवारों का परीक्षण किया गया। जैसे काली काक परिवार। तो यह काली काक परिवार का जो परीक्षण किया गया तो उसमें यह हुआ कि एक सैनिक था और उस सैनिक ने 2 महिलाओं से विवाह की और 2 महिलाओं में से एक महिला जो है तीव्र बुद्धि की थी और एक मंद बुद्धि की। परिणाम जो है ये रहा कि मंद बुद्धि वाले जितने वंशज थे उसमें से ज्यादातर मंद बुद्धि के हुए, सामान्य कम हुए, शराबी हुए, अवैध संतानें वाले हुए, वेश्याएं हुई, मृग रोगी हुए और अधिक अपराधी हुए। जबकि तीव्र बुद्धि के स्त्री से जो वंशज हैं उसमें मात्र मंद बुद्धि के 3, व्यभिचारी 2 और बाकी सभी समाज में सम्माननीय स्थान था। यह काली काक परिवार की स्थिति थी। अगला जो है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। बालक पर माता पिता के शारीरिक लक्षणों का प्रभाव पड़ता है। बालक की शारीरिक संरचना माता पिता या वंशानुक्रम के अनुसार ही होती है। अगला जो है स्वभाव का प्रभाव। वंशानुक्रम का प्रभाव स्वभाव पर पड़ता है। क्रोधी की क्रोधी, सदाचारी की सदाचारी, विनम्र की नम्रता वाली संतान होती है और स्वाभाविक रूप से स्वभाव आंतरिक पक्ष को प्रभावित करता है। तो इस तरह से यह वंशानुक्रम रहा। अब जो है हम वातावरण, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो वातावरण का एक तरह से अर्थ है पर्यावरण, और पर्यावरण को 2 भागों में बांट सकते हैं, परि, धन, आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब हुआ है आच्छादित, यानी चारों तरफ से आच्छादित वातावरण जो है वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। यानी वातावरण से तात्पर्य क्या हुआ कि चारों तरफ के सामाजिक परिवेश से है। श्रीमद् भागवत में पर्यावरण से तात्पर्य प्रकृति के सभी प्रकार के तत्वों से है। पर्यावरण में सामाजिक, भौतिक, मौलिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सभी प्रकार के तत्व आ जाते हैं। महाभारत में समाज के सभी तत्व पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो है
ये बालक पर वातावरण यानी पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है शारीरिक अंतर पर प्रभाव। वातावरण का प्रभाव मानव के शारीरिक अंतर को प्रभावित करता है। यह वातावरण वृक्षों, पेड़ पौधों को भी प्रभावित करता है और वातावरण के कारण लंबाई आदि में अंतर पाया जाता है। जैसे जिस तरह का वातावरण इन्वायरमेंट होगा उस तरह की स्थिति बनेगी। जैसे अभी सर्दी का समय आया है तो सर्दी पड़ेगी, गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ेगी, बरसात के मौसम में बरसात। यह क्या है? वातावरण। इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्था बना सकते हैं। और जहां जिस तरह का वातावरण है, कहीं का वातावरण जो है बहुत ही शरीर के लिए स्वास्थ्यकर है। अभी दिल्ली में चले जाओ तो हमेशा जो है वहां पर पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, तो प्रदूषण की वजह से दिक्कत हो रही है। अभी पंजाब में चले जाओ, वहां से पंजाब से एक दिल्ली ट्रेन आती है, उसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है। यानी पंजाब में जो है इस तरह का वातावरण ज्यादा दूषित हो चुका है, जिसके वजह से वहां पर कैंसर के ज्यादा रोगी मिल रहे हैं। तो ये क्या है? वातावरण का दोष है। पर्यावरण जिस तरह का हमारा वातावरण होगा, जिस तरह का पर्यावरण होगा, वह हमको प्रभावित करेगा। दूसरा जो है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। यानी एक अच्छे परिवार का सदस्य यदि उससे भिन्न वातावरण में रहता है तो वह उन्हीं के अनुसार ही अपना खान पान, व्यवहार और सामाजिक स्तर बना लेता है। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया आपको, जो बकरी और शेर वाला एक किस्सा बताया था कि शेर का बच्चा जो है बकरियों के झुंड में रहते रहते बकरियों जैसा व्यवहार करने लगा। बुद्धि पर प्रभाव। वातावरण प्रत्यक्ष रूप से बुद्धि को प्रभावित करती है। मानव अपनी बुद्धि का स्तर ऊंचा करने की कोशिश करता है, परंतु वातावरण ऐसा नहीं करने देता है। दूसरी ओर निम्न विचारधारा वाला व्यक्ति भी वातावरण में अपने आप को उच्च स्तरीय बनाने का प्रयास करता है। बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण वंशानुक्रम की अपेक्षा अधिक बालक का बहुमुखी विकास करता है। फिर जो है जुड़वा बच्चे पर प्रभाव। प्रायः जुड़वा बच्चों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक समानता समान होती है, परंतु वातावरण के प्रभाव से कलात्मक और साहित्यिक विकास पृथक पृथक होता है। अगला पॉइंट अब पर आ जाए कि वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रभाव पर विभिन्न परीक्षण। तो इसका विभिन्न परीक्षण किया गया, जैसे अनियंत्रित परीक्षण और नियंत्रित परीक्षण। दो परीक्षण किया गया। अनियंत्रित परीक्षण का मतलब कि जिनमें दोनों कारक यानी वंशानुक्रम तथा पर्यावरण ये स्वतंत्र रहते हैं, ये जो है अनियंत्रित परीक्षण है। और उसके बाद आपका दूसरा जो है ये नियंत्रित परीक्षण। तो नियंत्रित परीक्षण में जो है उसमें एक को अस्थायी रखा जाता है। उसके पश्चात जो है अब हम लोग सीधा सीधा आते हैं नियंत्रित परीक्षण। तो यह नियंत्रित परीक्षण में की प्रक्रिया में किसी भी एक कारक को नियंत्रित किया जाता है और इसमें एक कारक में स्थिरता पाई जाती है। और नियंत्रित में क्या था? दोनों को हम नियंत्रित करके यानी पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों को नियंत्रित करते थे, और नियंत्रित में जो है एक को नियंत्रित करते हैं और एक को स्थिर कर दिया जाता है और दूसरा कारक स्थिर होता है। मानव में इस प्रकार का परीक्षण जो है एक असंभव बात सी लगती है और यह लोहे के चने चबाना जैसा होता है। इसके पश्चात जो है हम आएंगे अब वंशानुक्रम एवं पर्यावरण में, वातावरण में संबंध। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही बालक के विकास में अभूतपूर्व योगदान है। यह धारणा संस्कृत साहित्य के वाङ्मय में स्पष्ट की गई है कि दोनों ही नीर और क्षीर के संबंध की तरह शाश्वत है और यह एक दूसरे के पूरक है।
जैसे वंशानुक्रम और वातावरण ये एक दूसरे को पूरक है। वंशानुक्रम बालक के बुद्धि या ज्ञान की उपलब्धि कराता है और पर्यावरण जो है उसे परिमार्जित एवं परिष्कृत करके उसका समुचित विकास करता है। अब ये जो है वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण में एकता, जो संबंध आत्मा और शरीर का है, ठीक वही संबंध वंशानुक्रम और वातावरण का है। वंशानुक्रम एवं वातावरण के समान उत्तरदायित्व, बालक में इन दोनों बातों का यानी वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का उत्तरदायित्व एक समान है और यह दोनों जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पूरक। उसके बाद है पारंपरिक निर्भरता। वंशानुक्रम एवं वातावरण का पारंपरिक एवं पारस्परिक संबंध है। वंशानुक्रम से प्राप्त मूल प्रवृत्तियों को पर्यावरण के सहयोग से विकसित किया जा सकता है। अब जो है वंशानुक्रम, वातावरण एवं शिक्षक, यानी एक सफल अध्यापक के आप जो ये पढ़ाई कर रहे हो, इस पढ़ाई को पूर्ण करने के बाद, परीक्षा करने के बाद और अपनी डिग्री लेने के बाद आप भी अध्यापक बनोगे, तो एक सफल अध्यापक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही ज्ञान परम आवश्यक हो जाता है और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावपूर्णता प्रदान करने के लिए इनका सामंजस्य आवश्यक है। यानी वंशानुक्रम और वातावरण अध्यापन कार्य में सहयोग देते हैं। जैसे क्या सहयोग देते हैं कि व्यवहारिक प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सकता है। दूसरा जो है वंशानुक्रम के सहयोग से बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों एवं जन्मजात शक्तियों का पता चलता है। वंशानुक्रम के कारण ही बालक बालिका के वर्ग भेद का पता चलता है और इसमें विभिन्नता एवं प्रत्यागमन की प्रक्रिया का पता चलता है। अगला, सीखने की प्रक्रिया में वंशानुक्रम पूर्ण सहयोग देता है। अध्यापक माता पिता या परिवार को पता लगा करके उसे सीखने की ओर प्रवृत्त करता है। अगला जो है बालक में सद असद प्रवृत्तियां वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती है और अध्यापक उनका पता लगाकर समुचित निर्देश देता है। तो यह आपका वंशानुक्रम का पता लगाया। फिर वातावरण से जो है, तो वातावरण को पता करने के लिए इसका पूरा ध्यान देना चाहिए सफल अध्यापक को। क्या बात है? तो अध्यापक समुचित एवं उत्तम वातावरण की व्यवस्था करे। जहां शिक्षण कार्य हो रहा है वहां पर समुचित एवं उत्तम वातावरण बनावे। ये नहीं कि क्लास में खूब शोरगुल हो रहा है, आप पढ़ा रहे हो, क्या मतलब है? तो इसका ध्यान रखना चाहिए। बालक को शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जाता है। वातावरण के कारण ही बालक को सही दिशा का ज्ञान होता है और बालक स्वयं ही अपने भविष्य के संबंध में विचार करने लग जाता है। वातावरण को व्यवस्थित करने के लिए बालकों को राष्ट्रीयता, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता आदि की शिक्षा दी जा सकती है। तो ये है आपका वातावरण और वंशानुक्रम। अब जो है हम कुछ प्रश्नों का जो है इसमें समायोजित किए हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है वंशानुक्रम का अर्थ क्या है? तो पहला इसमें सही है, माता पिता से बच्चों में गुणों का संचरण। ये सही हुआ, इसका मैंने पहले बता भी दिया था। वंशानुक्रम और विकास में अंतर क्या है? तो भाई यह है कि वंशानुक्रम केवल आनुवांशिक होता है, जबकि विकास जो है क्या होता है? पर्यावरण से प्रभावित होता है। यही वंशानुक्रम और विकास में अंतर है। तीसरा है मेंडल के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो पहले नियम को जो है
अलगाव का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है विकास की मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो विकास की मुख्य प्रक्रिया जो है वो है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व वंशानुक्रम के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संचरण करता है? तो अभी आपको मैंने बताया कि जो है डीएनए यही पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, जो कि मैंने बताया कि इसी से पता लग जाता है किसकी संतान है, यानी दर पीढ़ी यही जाता है, यही डीएनए टेस्ट होता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण का विकास पर क्या प्रभाव होता है? तो पर्यावरण का विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होता है। जिस तरह का पर्यावरण मिलेगा उस तरह का प्रभाव मिलेगा। किसे विकास के पिता के रूप में माना जाता है? तो वही है ग्रेगर मेंडल। ये सही है आपका। अगला प्रश्न है किस पर्यावरणीय कारक का बच्चे की विकास प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है? तो भाई पोषण, शिक्षा, सामाजिक वातावरण उत्तर सही, तो सभी का प्रयोग करता है, यानी डी सही है। अगला जो है पर्यावरणीय प्रभाव से कौन सा गुण विकसित हो सकते हैं? तो यह है भाषा और व्यवहार। अगला है उत्परिवर्तन का क्या प्रभाव हो सकता है? तो ये है उत्परिवर्तन का प्रभाव ये हो सकता है गुणों का परिवर्तन। अगला प्रश्न आपका है शारीरिक विकास में किसका मुख्य योगदान होता है? तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का होता है। अगला है किस प्रकार का विकास पर्यावरण पर सबसे अधिक निर्भर करता है? तो मानसिक और सामाजिक विकास, यानी बी सही है। अगला है मेंडल के दूसरे नियम का नाम क्या है? तो दूसरा नियम है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। अगला प्रश्न पर्यावरण का बच्चे की भाषा सीखने में क्या योगदान होता है? यानी बच्चे का सामाजिक परिवेश भाषा को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता से कौन से गुण निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं? तो वो है ऊंचाई। भाई जिसके जो लंबा है उसकी संतान लंबी होती है, जो छोटा है उसकी संतान छोटी होती है। उत्परिवर्तन किस प्रकार का हो सकता है? तो आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन हो सकता है। अगला है सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो पर्यावरण और सामाजिक वातावरण, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है वंशानुक्रम के सिद्धांत के आधार क्या है? तो वो है आपके गुण सूत्रों का स्वतंत्र संचरण, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है आनुवांशिक गुण को कैसे नियंत्रित होते हैं? तो ये आनुवांशिक गुण डीएनए द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। विकास के नियम को कौन नियंत्रित करता है? तो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही नियंत्रित करते हैं। अगला है वंशानुक्रम और वातावरण का बच्चे के विकास पर किस प्रकार का प्रभाव होता है? यानी दोनों वंशानुक्रम और वातावरण मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे के बौद्धिक विकास में किसका मुख्य योगदान होता है? यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का। तभी बौद्धिक जिसका माता पिता ज्यादा विद्वान होंगे, वक्ता होंगे, तो वो भी प्रभाव पड़ता है। और नहीं तो वातावरण में, जिस वातावरण में रह रहा है, अगर वहां पर ज्यादा वक्ता है तो वक्ता होगा। तो विकास में यही योगदान देते हैं। अगला है बच्चे के व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो वही हो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। अगला है पर्यावरणीय प्रभाव किस प्रकार के गुणों को प्रभावित कर सकता है? तो बौद्धिक और सामाजिक गुण, अर्थात ऑप्शन नंबर
बी। अगला है कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो है वातावरण। भाई गाली गलौज के वातावरण में रहेंगे तो गाली गलौज दोगे, विद्वानों के वातावरण में रहेगा तो विद्वान बनोगे, तो इसके लिए सीधा सीधा प्रभावित वातावरण होगा। बच्चे की शारीरिक ऊंचाई को कौन सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो वो वंशानुक्रम है और पोषण, ये दोनों प्रभावित करते हैं। अगला है यदि किसी बच्चे के परिवार में संगीत की परंपरा है तो उसका संगीत में रुचि बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? तो वो है सीधा सीधा भाई उसके परिवार में हो रहा है तो आनुवांशिकता भी है, और रोज हो रहा है यानी उसका उस प्रकार का वातावरण मिल रहा है तो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों होगा। उसके पश्चात जो है वातावरण का बच्चे के सामाजिक विकास पर किस प्रकार का प्रभाव होता है? तो वातावरण के आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि इसका सकारात्मक प्रभाव भी होता है और नकारात्मक प्रभाव भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह से आज हमने जो वंशानुक्रम और पर्यावरण ये टॉपिक लिया, इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हुए और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को आपके बीच रखते हुए अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करूंगा। और जो लोग क्लास में हैं वो मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, और जो क्लास में नहीं है वो इस अगर ये वीडियो के माध्यम से देख रहे हों तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके भेजेंगे, मैं उसको बताने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद।